हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप लोग सब ठीक होंगे। आज ज्ञान सागर फैमिली में आपका हम स्वागत करते हैं और हम आज आपको टॉपिक पढ़ाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो भी 10th क्लास का। और 10th क्लास के टोटल थ्योरी जो उस चैप्टर के अंदर है उसका टोटल कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। जैसे सबसे पहले हमने टॉपिक का नाम लिया इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो सबसे पहले बेसिक चीज आती है इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों, वो होती है चार्ज। क्या होती है? चार्ज। तो मैं पहले आपको चार्ज की डेफिनेशन बता देता हूं। तो चार्ज क्या होता है? द फंडामेंटल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर दैट causes it to experience a force of attraction and repulsion in the presence of other matter। मतलब एक मैटर की उपस्थिति में अगर दूसरा मैटर उस एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, या फिर रिपल्सन कर रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोल रहे हैं चार्ज। क्या बोल रहे हैं? चार्ज। और चार्ज क्या होता है? बेसिक 10th के लिए तो सिर्फ इतना ही जानना बहुत है कि चार्ज आपका सिंपल दो तरह का चार्ज होता है। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। नेगेटिव दो तरह का हमारा ये चार्ज बन गया। और बेसिक जो यूनिट है चार्ज का वो लेते हैं हम कूलॉम। कूलॉम, ठीक है। तो कूलॉम जो है यूनिट होगी चार्ज की। अब बात आती है कि एक कूलॉम जो होता है वो बराबर होता है 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा बराबर है किसके? 1.6। जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलॉम के। 19 कूलॉम, 19C। तो बच्चों यहां पे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एक कूलॉम की डेफिनेशन क्या होगी। तो एक कूलॉम की डेफिनेशन का मतलब, अगर आपसे मैं कहूं कि Q इज इक्वल टू 1 कूलॉम है और एक फॉर्मूला सबसे बेसिक होता है, वो होता है Q इक्वल टू NE। तो N इक्वल टू हो जाता है Q अपॉन E। और Q की वैल्यू मैंने 1 कूलॉम रखी है, E की वैल्यू 1.6 रखी है, 10 की पावर 19 हुआ। इसको सोल्व करके ये रिजल्ट आता है 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब एक कूलॉम के लिए मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलॉम में? अगर आपसे पूछा जाए तो एक कूलॉम में 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। द अमाउंट ऑफ चार्ज, कंडीशंस क्या बनेगी? द अमाउंट ऑफ चार्ज ड्यू टू एक्सीज और डिफिशिएंसी, या तो आपके इंक्रीज होने चाहिए या फिर डिक्रीज होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन? 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। दैट इज कॉल्ड 1 कूलॉम। इसको हम क्या बोलेंगे? 1 कूलॉम बोलेंगे। दूसरा, अब बात आती है प्रॉपर्टी की कि प्रॉपर्टी क्या होगी। प्रॉपर्टीज कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, पहली प्रॉपर्टी जो इसकी मैं लेके चल रहा हूं, हमने एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं इसका, तो ये प्रॉपर्टी है आपकी फंडामेंटल। बेसिक प्रॉपर्टी होती है फंडामेंटल। फंडामेंटल प्रॉपर्टी, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी में क्या है कि देखो सिंपल सी चीज है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या बनेगा? पॉजिटिव। निगेटिव निगेटिव क्या बनेगा? निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा आपका? निगेटिव। और निगेटिव पॉजिटिव ये भी क्या होगा? निगेटिव। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव का हमने लिया, ये हो गया पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो दो केस बने ये और दो केस बने ये। तो दो कंडीशन यहां पे आ गई कि क्या? कि सिमिलर चार्ज
प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम ले रहे हैं सिमिलर चार्ज रिपल ईच अदर but opposite charge attract each other. सिंपल ये, तो यहां पे ये दोनों सिमिलर हैं, प्लस प्लस हो गया, तो इस ये वाली कंडीशन क्या हो गई, रिपल की हो गई, और ये कंडीशन किसकी होगी बच्चों, अट्रैक्शन की। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी आपकी अट्रैक्शन की। तो मैं सिंपल फिर बोल रहा हूं कि फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है वो है लाइक चार्ज रिपल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, लाइक चार्ज रिपल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। दूसरा, अब इसमें मैं आगे नेक्स्ट, तो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि द नेट चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, द नेट चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। प्रॉपर्टी मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैंने ऐसे करके तार जोड़ दिए हैं, बहुत सारे ये वायर जुड़ी हुई हैं। तो इधर से करंट आ रही है बच्चों, मान लो I1, इधर से आ रही है कितनी, I1 I2, और जाने वाली करंट है हमारी जो बैक हो रही है I3, और इधर ये जा रही है आपका I4, इधर जा रही है आपकी I5। अब एक बात बताओ बच्चों कि जितना चार्ज पीछे से आएगा उतना ही चार्ज आगे जाएगा। तो सीधी सी कंडीशन ये है कि इस पूरे सिस्टम का जो चार्ज है, इन दोनों का सम ये बराबर हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5 के। मतलब जितनी करंट पीछे से आएगी उतनी करंट आगे जाएगी। तो चार्ज कंजर्वेटिव हमारा, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज हमारा कंजर्व है। ठीक है, मतलब फिक्स है, पूरे यूनिवर्स का चार्ज क्या है, एक तरह से फिक्स है। ठीक है, ये आपका ये है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट में तीसरा कंडीशन जो मैं आपको समझा रहा हूं वो होती है आपकी क्वांटाइजेशन। क्या होती है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लेते हैं कि चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज एट 1 कूलम। यानी कि 1 कूलम चार्ज में क्या हुआ, मतलब टोटल जो नंबर्स है चार्ज के वो कंप्लीट नंबर होने चाहिए। फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू Na, और इसी फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चंस बन सकता है। तो कैसे, मान लिया उसने पूछा कि 10 कूलम में आपको बताओ कितना होगा, नंबर कितने होंगे, तो Q की वैल्यू तो हमने 10 रख दी है, 10, और N की वैल्यू होगी आपकी 10 अपॉन 1.6 10 की पावर माइनस के 19, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 6.25 10 की पावर 19। ये आंसर आपका बन जाएगा N। तो इतने नंबर आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहां तक ये, फिर इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी और होती है चार्ज की, उसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टीज एडिटिव प्रॉपर्टी में कि चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। तो चार्ज आर एडिटिव इन नेचर, तो इसका मतलब
एडिटिव इन नेचर। अगर मान लो किसी उसमें हम ऐड करते हैं, मान लो 2 कूलम है, इसके साथ ऐड कर सकते हैं 3, तो 5 हो गया, ठीक है, 5 कूलम हो गया। माइनस कर रहे हैं मान लो 2 में से 3, तब हमारा हो गया माइनस में कितना, 1 कूलम हो गया, -1 कूलम। तो माइनस होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्लस होने का मतलब है प्रोटॉन। तो अगर प्लस में दिखा रहे हैं तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, इसका मतलब प्रोटॉन हो गया, एक तरह से क्या हो गया, प्रोटॉन। और इधर है माइनस दिखा रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या चीज है, हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो निगेटिव में आंसर आ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो वो क्या है, हमारा प्रोटॉन है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको लेक्चर समझा रहा हूं, इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है हमारी, वो समझिए कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड तक वेरी करता है तब हम उसको बोलते हैं 1 एम्पियर करंट। मैंने क्या बोला कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड तक वेरी करेगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर करंट। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो of charge is called electric current, electric current, electric current। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला जो है चार्ज का वो है I बराबर Q/T। तो मैंने यहां पे समझाया कि 1 कूलम और 1 सेकंड, इसको बोलेंगे बच्चों 1 एम्पियर। क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर मतलब कि इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर, 1 कूलम चार्ज फ्लो in a conductor in 1 second is called 1 ampere current, 1 ampere current। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछें कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी, कि 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर, वो भी 1 सेकंड में, तब हम उसको बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। इससे आगे चलते हैं, जो आपके सिलेबस में है वही मैं आपको समझा रहा हूं, जो 10th के बच्चों को आता है। तो इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि I बराबर Q/T होता है, तो बच्चों इसको हम NE/T भी लिख सकते हैं। NE/T का मतलब NE एलिमेंट्री चार्ज और N इज नंबर। एक डेफिनेशन और हो सकती है, वो क्या, कि इफ 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन moves in a conductor within 1 second is called 1 ampere current, is called 1 ampere current। मतलब ये डेफिनेशन में उसी से बनाई कि देखो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 10 की पावर 18। अब मैंने यही चार्ज ना बोल के मैंने बोल दिया कि अगर 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर और 1 सेकंड का टाइम लेते हैं, तो उस केसेस में हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम बोलेंगे वर्कडन को। ठीक है, किसको, अगर यूनिट चार्ज हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक, तो वो हमारा क्या है, वर्कडन। जितना वर्कडन होगा उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल, उसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन
bringing a unit positive charge from infinity to a point is called electric potential. तो फिर से मैं बोल रहा हूं, the amount of work done in bringing a unit positive test charge, ये हमें लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो फॉर्मूला बना V बराबर W अपॉन क्यू नॉट इंफिनिटी टू R. इसका मतलब ये आपका ये हो गया फॉर्मूला. मैंने बताया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव का यानी कि इसको क्यू नॉट को हम ले रहे हैं 1 कूलम, तो 1 कूलम यानी कि V इक्वल टू W हो जाएगा. तो अगर हम यहां लिखें कि क्यू नॉट जो है वो 1 कूलम है, यूनिट चार्ज है, तो V किसके बराबर होगा? W के. कहां तक? इंफिनिटी टू R तक. इसको हम बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल. यानी कि वर्क डन को ही क्या कहेंगे हम? पोटेंशियल कहेंगे. अगर यूनिट चार्ज को हम कहां लेके आ रहे हैं? इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक. और इसको मेजर करने के लिए हम बोलते हैं वोल्ट. क्या बोलते हैं बच्चों? वोल्ट. यानी कि वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज, जैसे हमारे घर में लगाते हैं, लाइट आ रही है तो बोलते नहीं है कि 220 वोल्ट आ रहे हैं, है ना? तो कितने वोल्टेज है? 220 वोल्ट है हमारे घर के लिए जो सप्लाई होती है लाइट. तो उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या बनेगा कि वोल्ट क्या होता है कि वोल्ट बराबर 1V बराबर 1 जूल अपॉन 1 कूलम. यानी कि एक वोल्ट जो होता है वो होता है 1 जूल अपॉन 1 कूलम. दूसरा नेक्स्ट में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. अब इस केसेस में क्या होगा? इस केसेस में हमें लेना होता है दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस. कैसे? इसमें हम बोलेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज रेफर टू ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, तो मैं इसमें सिंपल से बता रहा हूं कि ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B. तो ये इन दोनों के बीच में वर्क डन जो होगा, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहे हैं, यहां का पोटेंशियल VA है, इसका पोटेंशियल BB है. तो ये हो जाएगा आपका BA माइनस BB बराबर WAB अपॉन Q नॉट. तब हम फॉर्मूला लगाएंगे ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला. ठीक है. अच्छा, इसको अगर इनफाइनाइट पे रखेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा. अगर मान लो इन्फिनिटी आ गया, यहां पे इन्फिनिटी लगा दिया हमने इनफाइनाइट, और यहां पे लिख दिया BB, तो BB तो हमारा जीरो होगा. जब इन्फिनिटी से लेके आते हैं किसी पॉइंट तक उसको बोलते हैं पोटेंशियल, और जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं तब उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. तो WAB बोल दिया इसको, और इसको हम लिखेंगे WA माइनस WB अपॉन Q नॉट. और इसकी यूनिट भी सेम रहेगी, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम. बच्चों यहां तक समझ में आया होगा? आगे चलते हैं. यहां तक क्लियर हो गया होगा? आगे चलें. वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर क्या होता है? द वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को मेजर करता है, उसको मेजर करने की, इसको हम ये भी बोल सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर. तो हम इसको लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस potential difference between any 2 point
any 2 point any 2 point in an electric field is measured by an instrument. Measured by an instrument is called voltmeter. मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हमारा वोल्टेज को मेजर करेगा उसको क्या बोलेंगे हम? वोल्ट मीटर। एक अब डायग्राम कैसे बनता है वो भी आप समझ लीजिए। मान लिया यहां पे हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट लगाया, ये बैटरी लगा दी हमने, और इस बैटरी में एक रेजिस्टेंस लगा दी ऐसे, थोड़ा ध्यान से रहे। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस और इसको बोलते हैं बैटरी यानी कि सेल। अब हमें इस रेजिस्टेंस की वोल्टेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट के बीच में ऐसे यहां पे कनेक्ट कर देंगे और एक वोल्ट मीटर लिख देंगे, इसको लिख देंगे बी। ये हमारा वोल्ट मीटर है और ये जो है ये सेल है, ईएमएफ है इस सेल का। तो एक सर्किट का हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो आगे मैं समझा रहा हूं कि सेल क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये जो आपको समझ में आएंगी आगे। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल का मतलब एक पॉजिटिव होता है लाइन, एक नेगेटिव, यानी कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। अगर ऐसे दिखाया आपका तो स्विच है ये, स्विच को हम अगर ऑन, स्विच ऐसे लगाते हैं ऐसे, ये स्विच है जिसको हम की बोलते हैं, की। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लग की। ठीक है बच्चों, ये अगर ऐसे है तो ओपन है, ओपन, ये कैसी है? ओपन। अगर इसको हमने ऐसे दिखा दिया, बीच में एक डॉट लगा दी, तो ये हो गई क्लोज्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये ओपन है और ये क्या है हमारी? क्लोज। दूसरा, अगर वायर अगर ऐसे दिखा दी हमने, ऐसे, अगर हम ऐसे दिखाते हैं ऐसे, तो ये होता है यहां पे ज्वाइंट। क्या होता है? ज्वाइंट। ये होता है आपका सर्किट में ज्वाइंट वायर। ठीक है, अगर किसी डायग्राम में ऐसे दिखाया आपको पेपर में, ऐसे करके ऐसे, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, दूसरा, अगर ऐसे दिखाते हैं डायग्राम में, इसका मतलब ये होगी क्रॉसिंग वायर, अपोजिट, क्रॉस कर दी ऊपर से, क्रॉसिंग वायर, ये टच नहीं है, ऊपर से उतारी हुई है वायर। ठीक है, दूसरा, अगर ऐसे दिखाते हैं डायग्राम में, इसको बोलते हैं रिओस्टेड। नेक्स्ट में अगर इस टाइप से दिखाते हैं ऐसे डायग्राम, ऐसे, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। इस टाइप से दिखाया डायग्राम में तो इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो ये कुछ जो आपको याद करनी है वो चीजें मैंने आपको समझाई है यहां पे। दूसरा, अगर ऐसे दिखाते हैं ए, तो बच्चों इसको बोलते हैं एमीटर, और अगर ऐसे दिखाते हैं वी लिख देते हैं तो इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर।
और ये बनते कैसे हैं एमीटर और वोल्ट मीटर, ये आपको समझाए जाएंगे जब आप 12th क्लास में आ जाओगे। और 12th क्लास में चैप्टर आता है कि एमीटर कैसे बनेगा, वोल्ट मीटर कैसे बनेगा, गैलोमीटर से एमीटर वोल्ट मीटर का कन्वर्जन। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, यहां तक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट कि ओम्स लॉ, अब आता है बच्चों ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में सबसे बेसिक चीज है, मैं आपको समझा रहा हूं कि ओम्स लॉ में एक चीज बोली थी कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, सबसे पहली चीज है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए किसी भी कंडक्टर का, यानी कोई तार है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। तो कैसे, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड स्ट्रेन, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference। तो यानी कि वोल्टेज जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट करंट के, या फिर हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ Ohm's law, V is proportional to I, V is proportional to I and V equal to I R, और ब्रैकेट में लिख दिया at constant temperature। अब ये चीज मैं आपको समझाऊंगा बच्चों, टेम्परेचर का क्यों लिया हमने एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका मतलब V अपॉन आई जो है वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, V अपॉन आई क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो रेशो क्या रहेगा, उसको बोलते हैं R, और R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। R क्या है यहां पे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो ये R बन जाएगा V अपॉन आई। ठीक है, तो V अपॉन आई इक्वल टू R, और ये कांस्टेंट रहेगा तो हम बोलेंगे ओम्स लॉ। कैसे कि ये जो वोल्टेज है और ये आपकी करंट है, तो ये इसमें ग्राफ बना, तो ये जो आर का जो रेशो होगा इन दोनों का वो फिक्स रहेगा हर पॉइंट पर, हर पॉइंट पर। जैसे यहां पे 1 है तो ये भी 1, ये 2 है, ये भी 2, तो आर कितना बनेगा हमारा, आर हमारा 1 बनेगा। तो अगर कांस्टेंट ग्राफ बनता है तो उसको हम बोलते हैं ओमिक, यानी कि ओम्स लॉ को एप्लीकेबल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको समझा रहा हूं कि जो बच्चों से पूछा जा सकता है कि मान लिया ये ग्राफ है, ग्राफ नेक्स्ट, ये हो गया आपका V, ये हुआ आपका I। अगर सपोज मैंने दो ग्राफ दे दिए ऐसे, ये हमारा A है बच्चों, ये हमारा B है, और आपका ये एंगल है θ1 और ये एंगल है बच्चों कितना, θ2, और आपको कंडीशन दी है कि θ2 इज ग्रेटर देन ऑफ θ1, θ2 बड़ा है किससे, θ1 से। तो अब आपसे पूछा है कि रेजिस्टेंस A की ज्यादा होगी या B की ज्यादा होगी, तो आपको चेक करना है कि tan θ1, टेंजेंट लगेगा tan θ1 बराबर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां तक सपोज इसको B1 मान लिया हमने, इसको I1 बोल दिया, यहां तक करंट को, यहां तक की करंट थी, इसको हमने I2 बोल दिया, और यहां तक का जो वोल्टेज है बच्चों वो हमने V2 ले लिया। तो पहले केसेस में tan थीटा बना, तो tan थीटा का मतलब हो गया R1, R1 बराबर हो गया बच्चों V1 अपॉन I1, V1 अपॉन I1। मैंने बताया R1 बनेगा पहले वाले डायग्राम से और R2 बनेगा दूसरे वाले डायग्राम से, यानी कि R2 ये बराबर होगा बच्चों सेकंड की वोल्टेज, सेकंड की करंट। तो सेकंड की वोल्टेज यहां तक है, करंट यहां तक है। तो अब इन दोनों का रेशो निकाल दिया, इसका मतलब R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू tan θ2 अपॉन tan θ1। ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ये तब बनेगा जब θ2 और बड़ा है, तो इसका मतलब R2 ग्रेटर देन होगी वैल्यू किसके, R1 के। जिसका एंगल बड़ा
तो आपका ये रिलेशन भी बड़ा आ जाएगा, R1 R2 ग्रेट हो गया, क्योंकि इसमें tan में जो ग्राफ होता है वो ऊपर की तरफ चलता है, R2 इज ग्रेटर देन ऑफ R1, ये कंडीशन हो गई। अगर मैं इसी की जगह आपको समझाऊं कि अगर एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में दे दिया जाए कि एक एंगल 30 डिग्री है और दूसरा एंगल 60 डिग्री है, ठीक है खुला, ये दूसरा एंगल आपका 60 डिग्री है V और ये आपका I, तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है दूसरा, यहां तक, सॉरी ऊपर तक नहीं, ये मैंने यहां तक लिया, इसको हमने ऐसे मिलाया, एक एंगल आपका 60 डिग्री है और एक आपका 30 डिग्री है, तो रेजिस्टेंस के लिए हम डायरेक्ट लिखेंगे R1 बराबर 1030 एंड R2 बराबर 1060। तो जरा चेक करेंगे अभी कि कौन सी बड़ी है रेजिस्टेंस और कौन सी छोटी है। तो यहां से 1030 की वैल्यू बच्चों आपके पास होती है 1/√3 और 1060 की वैल्यू बच्चों आपके पास होती है √3। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो R1/R2 इज इक्वल टू 1/√3, इट मींस 1/3। तो R2 बराबर क्या होगा, जरा चेक करें, R2 इधर गया, 3 इधर गया, तो 3R1। तो यार एक चीज तो क्लियर हो गई, क्या कि R2 हमेशा बड़ा होगा किससे, R1 से। जिसका एंगल बड़ा होगा उसकी रेजिस्टेंस बड़ी होगी, ये शॉर्टकट याद रखना, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और पूरा मैंने आपको समझा दिया है। अगर इस क्वेश्चन में वो आपको चेंज कर दे ग्राफ में कि नीचे V कर ले ऊपर I, तब क्या होगा। अब मान लो 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये A है ये B है। अब यहां पे देखो tan θ1 वो हो जाएगा रिवर्स में, ये V है ये I है, तो रिवर्स का मतलब 1/r हो जाएगा बच्चों। दूसरा, अब R का फॉर्मूला बनेगा 1/tan θ1, 1/tan θ1, ये ध्यान रखना। दूसरा R2 का जो रिलेशन बनेगा 1/tan θ2, ये फॉर्मूला बनेगा। तो उस केसेस में रिलेशन जो बनेगा यहां पे वो R1/R2 tan θ2/tan θ1। ये 10th क्लास के बच्चों को मैं समझा रहा हूं, ये तब है, ये ग्राफ तब बनेगा जब वोल्टेज हॉरिजॉन्टल होगी और करंट क्या होगी, वर्टिकल। मतलब ये एक्स एक्सिस पे और ये वाली कौन सी, वाई एक्सिस पे, तब रिलेशन ये बनेगा। रिवर्स में आ जाएगा, तो जब रिवर्स में आ जाएगा तो क्या होगा, मान लो 30 है 60 है, तो क्या बना, मतलब θ1 हमारा 30 और θ2 कितना है हमारा 60। तो R1/R2 दैट इज इक्वल टू tan 60 डिवाइड बाई tan 30। अब हम चेंज कर रहे हैं कि R1/R2 बराबर √3 डिवाइड बाई 1/√3। तो देखो यहां क्या हुआ, ये 3 आ गया, 3/1, ये ऊपर आएगा ना ऐसे, तो यहां से वैल्यू क्या बनेगी, R1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ R2। R1 क्या हो जाएगी फिर 3 टाइम्स ऑफ R2। इस कंडीशन में R1 जो होगी वो बड़ी होगी और R2 जो होगी वो कम होगी। मतलब अगर इसको ग्राफ को बदल दिया हमने, इसको 30 और इसको 60 लिया और ग्राफ बदल दिया, यानी कि I और V कर दिया ऐसे, तो रिवर्स में आ जाएगा। रिवर्स में मतलब अब रेजिस्टेंस R1 ग्रेट होगी और R2 क्या होगी, छोटी होगी। और इस पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलते हैं, इसी में थोड़ा सा मैं आगे और समझाता हूं कि 1 ओम की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों। तो 1 ओम की डेफिनेशन में अगर हम देखें तो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट, द करंट थ्रू ऑफ कंडक्टर इज 1 एम्पियर। तो मैंने समझाया कि अगर यहां पे देखें कि V बराबर IR होता है तो V/I इक्वल टू R। अगर वोल्टेज भी 1 वोल्ट है और करंट भी 1 एम्पियर है तो इसको बोलते हैं 1 ओम। क्या बोलते हैं इसको, 1 ओम, कि 1 वोल्ट इज अपॉन 1 एम्पियर इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, अब इसको इफेक्टेड करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो रेजिस्टेंस को इफेक्टेड करेंगे। अब यह रेजिस्टेंस है क्या वो भी समझ लीजिए, पूरी स्टोरी समझा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए पूरा अच्छे से।
तो स्टोरी क्या है, जैसे कोई कंडक्टर है बच्चों, तो ये कंडक्टर है, तार है ये। अब मैंने बहुत पहले समझाया था कि जो करंट चलती है वो उसकी सरफेस पे चलती है, यानी कि जो तार है इसकी सरफेस पे करंट चलेगी। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है ना ऐसे सरफेस पे चलते हैं, यानी कि सबसे लास्ट ऑर्बिट का जो, जैसे इलेक्ट्रॉन थ्योरी है तो ये न्यूक्लियस हो गया, सबसे लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसी की वजह से करंट चलती है। तो इसका मतलब जो सरफेस पे चलेगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जैसे हाथ लग जाता है करंट में तो ऐसा लगता है जैसे चींटियां चल रही हो हाथ में। करंट पे गलती से हाथ लग गया स्विच में, और स्विच में हाथ लगा, पता चला कैसे कि जैसे चींटियां हाथ में चल रही हो बहुत तेजी से। तो अब इसमें सपोज इलेक्ट्रॉन ये ऐसे मोशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, जिग जैग करके ऐसे मोशन कर रहे हैं, और प्रोटॉन जो होते हैं वो उल्टा चलते हैं। तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट की डायरेक्शन क्या हुई, इधर तो ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी, ये करंट की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों अपोजिट चलते हैं। तो अब इसका ये क्लियर हुआ कि होल्स जिधर की तरफ चलेंगे उधर करंट बनेगी, उधर क्या बनेगी, करंट। अब ये डिपेंड करते हैं रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगी, ये रेजिस्टेंस क्या है, मेन कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस का। अब जैसे इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो उस केसेस में क्या है, एग्जांपल में और समझा देता हूं। एक लाइन में बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे खड़े हैं लाइन में, और इतना गैप है सब में। सबसे पीछे वाले बच्चे को मैंने धक्का दे दिया, तो वो क्या करेगा, आगे वाले बच्चे से टक्कर मारेगा, फिर उससे आगे वाले से हिट करेगा। तो अब क्या हो रहा है कि फिर जब वो पीछे आएगा, बैक होगा सीधे, तो बैक होने पे क्या पीछे वाले से भी हिट करेगा। तो जब दो हिट हो जाएगा, यानी कि एक बार आगे हिट हुआ, एक बार पीछे वाले से हिट हो गया, तो दो इलेक्ट्रॉन से जब हिट हो गया तो उसको पता चला यार गैप बना के चलना है सबको, है ना। तो जब वो गैप बना के चलता है तो बच्चों उसको बोलते हैं वेलोसिटी, यानी कि ड्रिफ्टेड वेलोसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ड्रिफ्टेड हो गया। और ड्रिफ्टेड का मतलब उसको एक एनर्जी मिल गई, और वो क्या कर रहे हैं, फिर वो ड्रिफ्ट होके चल रहे हैं, तब वो आपस में हिट नहीं करेंगे। अब ये रेजिस्टेंस किस चीज की क्या है, कि रेजिस्टेंस है उनके बीच में रुकावट डालना, इलेक्ट्रॉन के मोशन में जो रुकावट आएगी वो ही हमारी क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर इज ओनली अपोजिट फोर्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के मोशंस के अपोजिट फोर्स लगेगी उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। अब ये डिपेंड किस पे करेगी, उसके लिए मैं बच्चों आपको बता रहा हूं फैक्टर, कि रेजिस्टेंस फैक्टर क्या है, नंबर 1 आर प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, नंबर 2 आर प्रोपोर्शनल होगा करंट के। आर करंट के भी प्रोपोर्शनल बताया, लेंथ के प्रोपोर्शनल बताया, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और इसको लेंथ ही लीजिए। और दूसरा आर प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। इसको जरा मैं हटा देता हूं, ये 2 पॉइंट मैंने लिए कि आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और दूसरा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। तो एरिया का मतलब होता है, यहां पे इसमें समझ आता हूं मैं पूरा, कि आर बराबर जो फॉर्मूला बनेगा रो एल अपॉन ए, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। इस रो क्या है, रो को बोलते हैं आप यहां पे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। इस पे आपका बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो रेजिस्टिविटी के ऊपर। तो आर बराबर हो गया रो एल अपॉन ए, इसका मतलब निकालें हम इसका आंसर, तो यूनिट निकालें, यूनिट, तो यूनिट क्या होगी 1 ओम, इसको लिखेंगे, और इधर से क्या आएगा रो, और इसको लिखेंगे मीटर, नीचे वाले को लिखेंगे मीटर स्क्वायर, कैंसिल करा, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हो गई ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या बन गई, ओम मीटर, तो ओम मीटर बन गया। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं आपको समझा रहा हूं, रेजिस्टेंस फैक्टर के ऊपर। मान लिया सपोज 2 तार हैं, एक तार ये छोटा, और इसको मैंने एल लेंथ में बड़ा कर दिया बच्चों, ध्यान से समझना। तो एल लेंथ में बड़ा कर दिया, एन टाइम्स बड़ा कर दिया, तो इसकी लेंथ एल है, इसकी एन एल हो गई। इधर जो एरिया वो A1 है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको क्या बोलते हैं,
क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अब ये एरिया जो है, जब लेंथ इंटू एरिया हम करते हैं तो किसी भी मेटल के अंदर वॉल्यूम क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है। तो वॉल्यूम सेम है तो A1 L1 बराबर A2 L2, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। A1 L1 बराबर A2 L2, तो A1 अपॉन A2 बराबर L2 अपॉन L1 बराबर N। चेक कर लो, अगर L2 की जगह मैं ये रखूंगा और इसकी जगह रखूंगा ये, तो ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जब ये फॉर्मूला बनेगा तो हम दो फॉर्मूले ले रहे हैं, R1 बराबर रो L1 अपॉन दिस एंड R2 बराबर रो L2 अपॉन दिस डिवाइड बाय दिस, दोनों कैंसिल। तो इट मींस R2 डिवाइड बाय R1 इट इज इक्वल टू A1 बाय A2 इंटू L2 डिवाइड बाय L1। तो चेक कर लो कि A1 अपॉन A2 किसके बराबर है? A1 अपॉन A2 बराबर है किसके? L2 अपॉन L1 के। तो ये भी n है, ये भी n है, दोनों n है। तो इसका मतलब बच्चों ये हो जाएगा n इंटू n, और फॉर्मूला हो गया n स्क्वायर। और इसी पे बोर्ड के एग्जाम में 101% क्वेश्चन आएगा इसी फॉर्मूले के ऊपर, न्यूमेरिकल। वो कैसे? वो आपसे पूछेगा कि रेजिस्टेंस जो है, लेंथ हमने डबल कर दी, और लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस कितनी होगी? तो यार डबल करेंगे तो यार 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर इंटू आर। मान लो पहले रेजिस्टेंस आपकी कितनी थी, आपकी 10 ओम, तो बाद में कितनी हो गई? 40। तो आर अगर हम रख रहे हैं 10 ओम, और यहां पे R2 आपका हो गया 2 टाइम्स, तो 4 इंटू 10 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 40 ओम। आप 1 सेकंड में आंसर निकाल दोगे, सोचने वाली कुछ दिक्कत ही नहीं होगी। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके बाद आगे और इसमें समझाता हूं दूसरा, इसका शॉर्टकट मेथड में मैं आपको बता रहा हूं, जो शायद आपको बुक में नहीं मिलेगा। शॉर्टकट मेथड क्या है वो आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं कि बच्चों जब आपको लेंथ में आपको दे कि लेंथ में चेंज हो रहा है, तो आप ये फॉर्मूला लगा लेना बंद करके कि एरिया, अब लेंथ में चेंज हो रहा है तो नीचे L कर दो, ऊपर भी L कर दो, तो रो L स्क्वायर अपॉन V हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो कि R जो प्रोपोर्शनल होगा वो L स्क्वायर के होगा, अगर वो लेंथ में रिलेशन देता है, क्योंकि इतनी चीज रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो आंसर यहां से भी निकल जाएगा, डायरेक्ट निकलेगा। देखो R2 डिवाइड बाय R1 बराबर L का स्क्वायर है, तो लिख दो L2 का स्क्वायर अपॉन L1 का स्क्वायर, बस R2 अपॉन R1, ये शॉर्टकट है इसका, ठीक है। L2 अपॉन L1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा शॉर्टकट में। दूसरा, अगर उसने बोल दिया कि इसकी रेडियस बदल रही है तार की, तब रेडियस के केसेस में आपका एरिया बदलेगा और फॉर्मूला बनेगा R1 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। अब इस केसेस में A नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना, ये आपका क्या है? रो L। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया R इक्वल टू रो V अपॉन A स्क्वायर। तो डेंसिटी और वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है, तो R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पाई R स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है सर्किल बनता है, और सर्किल का एरिया होता है बच्चों पाई R स्क्वायर। तो यहां से जो रिलेशन बना R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R की पावर 4, ये फॉर्मूला आपका बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R4, R1 अपॉन R2 की पावर 4। इस फॉर्मूले पर आपका 10th क्लास में क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। R2 अपॉन R1, R1 अपॉन R2 की पावर 4, तो इन दोनों में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं कि R1 अपॉन R2 का जो रेशियो है बच्चों 1/2 है, 1/2 है, और R1 जो दे रखी है बच्चों मान लो 24 है, तो कितना आंसर आएगा? चेक करते हैं। R2 डिवाइड बाई R1 बराबर 1/2 की पावर कितनी हो गई? 4। 1/2 की पावर कितना हो जाएगा? 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 1/16, और इंटू 24 बोल दिया हमने ऊपर से, क्योंकि R1 की वैल्यू 24 है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो न्यूमेरिकल करते हुए ध्यान रखना, तो कितना आया? 8 3 जा 24, 8 2 जा 16।
तो आंसर हुआ 3/2, आंसर आया 1.5 ओम। ऐसे करके R2 निकल गया आपका मिनटों सेकंडों में, कितना आ गया 1.5 ओम। आगे चलते हैं, रेजिस्टिविटी के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद रेजिस्टेंस का सिखाता हूं मैं आपको लास्ट पॉइंट, कि रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन समझाएंगे। अब रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब, मान लो ये रेजिस्टेंस है, ऐसे हमने रख दी पहली, ये दूसरी रेजिस्टेंस, ये तीसरी रेजिस्टेंस, और इनको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। इसकी वोल्टेज हो गई V1, यहां से वोल्टेज हो गई V2, और यहां से वोल्टेज होगी आपके V3। बच्चों ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये हमारी R3 रेजिस्टेंस है। अब इस केस में क्या होता है, I इज सेम, I इज सेम, यानी कि हर रेजिस्टेंस के अंदर करंट क्या जाएगी, सेम जाएगी। इसका मतलब जैसे फूलों की माला बनाते हैं, एक के बाद एक फूल, एक के बाद एक फूल, तो वो क्या है, हमारी माला बन गई। एक तरह से I सेम है, और V क्या है बच्चों, डिफरेंट है, V इज डिफरेंट, V इज डिफरेंट। तो जब V डिफरेंट है, जो भी डिफरेंट होता है उसको लिख देते हैं V1 V2 और प्लस V3। तो फॉर्मूला बन गया I R 1 प्लस I, V बराबर IR होता है ना, तो I R2 प्लस I R3। अब इन सब की जगह अगर एक रेजिस्टेंस लगा दें तो V बराबर हो जाएगा बच्चों I R। तो I R इक्विवेलेंट हो गया, I से I कटा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला आपका बन गया किसमें, सीरीज में। तो इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ानी है हमें किसी चीज की, तो सीरीज में लगा दो, उन सारी रेजिस्टेंस को क्या कर दो, सीरीज में कनेक्टेड कर दो, और जब सीरीज में कनेक्टेड कर देंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, when two or more resistors are joined end to end so that same current flow through each of them is called series combination of resistance। यानी कि एक के बाद एक जोड़ना है, एक के बाद 1 to 1, क्लियर है। दूसरा आता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल। तो पैरेलल के लिए बच्चों क्या करेंगे, पैरेलल के लिए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको लिखना है पैरेलल। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस को, एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ दी हमने, एक, फिर दूसरी हो गई ये वाली, और मैंने तीसरी यहां पे ली ऐसे, ये तीसरी होगी थर्ड, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया मैंने, 3 रेजिस्टेंस ले ली, ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस होगी। अब इस केसेस में क्या होगा बच्चों, ये बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी सर्किट में, यहां से करंट क्या होगी, देखो मैंने पहले बताया था, ये क्या होगा, ज्वाइंट होगा, तो इधर से तो I करंट आ रही है, और इधर कितनी जाएगी, सपोज I1, इधर कितनी जाएगी I2, इधर हैज गॉन ओनली I3। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। अब यहां पे टोटल वोल्टेज हमारी बन गई यहां पे रेजिस्टेंस R3। ये सेल है, मान लो इस सेल से जो करंट मिल रही थी वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, I1 I2 और I3। तो डिवाइड कौन सी हो रही, करंट, और सेम क्या रहेगा, वोल्टेज, यानी कि यहां से यहां तक का जो V है वो मेरा क्या रहेगा, सेम। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे I इज डिफरेंट in each part but V is same। तो जब V सेम होता है बच्चों, तो यहां कंडीशन बनेगी क्या, कि V इक्वल टू, हमने लिखा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। दिस इज V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 एंड प्लस V अपॉन R3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज V अपॉन RP। अगर उन सबकी जगह एक रेजिस्टेंस लगाएं तो वो होगी V अपॉन RP। V कॉमन लेके कैंसिल, तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
दिस इज द रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या होगा कि रेजिस्टेंस जब पैरेलल में लगाते हैं तो वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ये डिक्रीज के लिए मैंने लिख रहा है, डिक्रीज के लिए लिखा है। और उसमें क्या होता है, सीरीज में जब लगाते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। अब एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन में कैसे आ सकता है कि इंक्रीज करने के लिए रेजिस्टेंस को हम कैसे लगाएं, तो सीरीज में, ठीक है, और डिक्रीज करने के लिए पैरेलल में। नेक्स्ट आगे, ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा। इसके बाद जो लास्ट है जो टॉपिक का इस चैप्टर का जो आपका सिलेबस में है वो है आपका, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है वो समझ लीजिए कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एनी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट with non-zero resistance, it produce heat that heat up the corresponding component. This phenomena is known as heating effect of current. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब वर्कडन को ही हम एक तरह से बोल रहे हैं कि हीटिंग है, यानी कि वर्क किसमें चेंज हो गया, हीट में चेंज हो गया। तो हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस क्या होती है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि W इज इक्वल टू, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे, R बराबर क्या बताया था, V अपॉन I। R बराबर क्या होता है, V अपॉन I। और करंट जो होती है हमारे पास, तो W बराबर इसका जो फॉर्मूला है वो लगता है यहां पे VIT, पहला फॉर्मूला है वर्कडन का, और इसी को हम हीट बोलते हैं। हीट बराबर VIT। ये किस में है, जूल में। किस में है, जूल में। अगर हम I की जगह चेंज कर दें, I की जगह, तो I की जगह क्या आएगा, V अपॉन आर। I बराबर क्या होगा, V अपॉन आर। तो यहां पे V अपॉन आर रख दें तो नया फॉर्मूला बन जाएगा H बराबर V इंटू V अपॉन आर इंटू टी। इट का मतलब V स्क्वायर अपॉन आर। H का फॉर्मूला ये बन गया। तीसरा फॉर्मूला और बन सकता है क्या, कि अगर हम इसकी जगह V की जगह आई आर रख दें, तो V इक्वल टू आई आर रखा तो ये हो जाएगा I स्क्वायर आर इंटू टी। ये फॉर्मूला तब बना। अब इन दो फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। इसमें डिफरेंस ये है कि बच्चों अगर सीरीज में होगा जिसमें करंट सेम होती है तो आप हीट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि करंट सेम है। रेजिस्टेंस कैसी लगेगी, सीरीज की। रेजिस्टेंस कैसी लगेगी, सीरीज में। दूसरा देखो, सीरीज में तो डायरेक्ट जुड़ते हैं ना, तो डायरेक्ट लिख दिया, आर इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। अब अगर वोल्टेज सेम है तो फॉर्मूला देखो, वोल्टेज किसमें होता है, पैरेलल में, तो इसमें आएगा पैरेलल और इसमें आएगा सीरीज। बस ये ध्यान रखना, जब सीरीज में हीट निकालनी पड़े तो ये फॉर्मूला, और पैरेलल में निकालनी पड़े तो V स्क्वायर अपॉन आर पी इंटू टी। तो पैरेलल की रेजिस्टेंस लगेगी टोटल निकाल के, क्योंकि वोल्टेज हमारी सेम होती है। न्यूमेरिकल करते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इस टॉपिक में और कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल टॉपिक था। मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, पूरी थ्योरी बता दी कि इसमें क्या क्या चीजें आपकी बनेंगी। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो। पूरा टॉपिक आपका, एक चैप्टर पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ओके, गुड बाय।